हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 2.5 डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल फेडरल कन्वेंशन पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आज की लेक्चर के अंदर हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का, आखिर क्यों होती है, किस वजह से होती है, और इसके तमाम नोट्स बनाएंगे जो कि आपको फ्री में भी देंगे। सही है। अब बेटा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या होती है? कभी कभार आपके घर पे आपके अब्बू बोलते होंगे, बेटा कमरे में बदबू हो रही है, बेटा परफ्यूम निकालो कबर्ड से एंड कर दो। तो आप परफ्यूम करते हैं कमरे में, तो परफ्यूम का स्प्रे आप यहाँ पे करते हैं ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है, परफ्यूम पूरी यहाँ पे फैलती है, लेकिन आहिस्ता 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 पूरे कमरे में आखिरी जो दादी आपकी बेटी होती है उसको भी खुशबू सुनाई देती है। होता क्या है, दरअसल आपने एक कोने पे परफ्यूम की, वो आखिरी कोने पे कैसे पहुंची? ये होता है अमल डिफ्यूजन का। क्या अमल होता है? डिफ्यूजन का। अब किस बला का नाम है, कैसे होता है? दरअसल आप जहाँ परफ्यूम फेंकते हैं वहां पे होती है कंसंट्रेशन हाई। क्या होती है भाई? कंसंट्रेशन हाई। किस चीज की कंसंट्रेशन हाई होती है? उस चीज की, उस सब्सटेंस की। तो नेचर का एक कानून है, ठीक है। आपने किया, ऊपर है कंसंट्रेशन हाई, तो हाई कंसंट्रेशन से आपने किया तो ये गैस है, यहाँ पे भरी हुई है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल है। ये एक कोना है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है ही नहीं। तो नेचर का कानून है, जो चीज ट्रेवल करती है, फैलती है, वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि हर जगह पे वो जो चीज है वो क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या हो जाए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नेचर भी जस्टिस चाहती है मेरे लाल। ये होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके घर का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, ये ऊपर पहला पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना है किस बात से? हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, फॉर एग्जाम्पल, आप एक डब्बा लेते हैं, एक डब्बे में आप गैस उठाते हैं, आपकी प्यारी सी, कौन सी उठाते हैं? कोई भी।
दूसरा डब्बा उठाते हैं, इसमें भी कोई एक प्यारी सी गैस उठा लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं। इन दो डब्बों में क्या करते हैं, हम छेद करते हैं, प्यारा सा छेद मारते हैं, और यहाँ पे भी मार, और इन दोनों डब्बों को हम जोड़ देते हैं पाइप से। सही है, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने पाइप से। इस वाले में हमने रखी हुई है ब्लू गैस, जिसके पार्टिकल्स घूम रहे हैं हर डायरेक्शन में, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, ब्लू गैस है। यहाँ पे हमने बड़ी भरी हुई है पिंक कलर की गैस। तो होगा क्या दरअसल, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है गैस की, कौन सी हाई कंसंट्रेशन है गैस की, कौन सी, ब्लू कलर की, जिसको मैं कर रहा हूँ बी से शो। लेकिन इसी जगह पर लो कंसंट्रेशन है गैस सी की, मतलब बिल्कुल ही नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन, के पिंक की बिल्कुल लो कंसंट्रेशन है। ऑन द अदर हैंड आपके पास इस साइड पे है हाई कंसंट्रेशन पी की, और लो कंसंट्रेशन है बी की। और मैंने आपको बताया कि नेचर का कानून कहता है वो इक्वलिटी चाहता है, तो क्या होगा, इक्वलिटी के लिए हाई से लो पे जाएगी। मतलब इसका कि ये पिंक वाली गैस यहाँ पे ट्रेवल करके इधर जाएगी, और ब्लू वाली इधर जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा। तो होगा क्या, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या है भाई, घुल मिलना। क्या होगा, ये पार्टिकल्स कोई यहाँ से ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पे जा रहे होंगे, ये वाले पार्टिकल्स जैसे जा रहे होंगे, और यहाँ से आपके जो ब्लू कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो प्यारे से यूं जा रहे होंगे इधर। ठीक है, ये पार्टिकल जैसे जा रहे होंगे, तो क्या होगा, ये क्या होंगे, आपस में डिफ्यूज होंगे। दिस प्रोसेस इस प्यारे से अच्छे अल्फाज से हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस। क्या होता है डिफ्यूजन का, इसमें मकसद क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्सिंग, एक दूसरे में घुल मिल रहे होते हैं। अब ये इंटरमिक्सिंग अगर हो जाती है, फॉर एग्जांपल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, यानी एक डब्बा ये है, एक और डब्बा, मतलब घुल मिलने के बाद आपको जो फाइनल रिजल्ट बनता है, ये डब्बा इधर, ये दूसरा डब्बा, ये दोनों आपने जोड़े हुए हैं आपस में किसी तरीके से। ठीक है, यहाँ से बीच से जोड़े हैं ना, वही डब्बे हैं जो कि मैंने छोटे करके बनाए आसानी के लिए। अब इंटरमिक्स होने के बाद जितने यहाँ पे पिंक वाले हैं दो, उतने ही यहाँ पर दो हो गए, हर चीज बराबर है। जितने ही यहाँ पर ब्लू थे उतने ही वहां पर हो गए। तो अब आप बोलेंगे सर डिफ्यूजन का प्रोसेस रुक जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे सर ये तो इंटरमिक्स हो गई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, नेचर का कानून सेटिस्फाई हो गया, तो इंटरमिक्सिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, इससे क्या होगा, कभी आपका पिंक कलर का एक पार्टिकल वहां जाएगा, वो एक आएगा, कभी दो वहां जाएंगे, दो वहां पे आएंगे। जो नेट रिजल्ट रहेगा ना वो रहेगा सेम, जो नेट फ्लो रहेगा वो होगा, नेट रिजल्ट रहेगा सेम, लेकिन वो फ्लो चलता रहेगा, ए का बी में, बी का ए में। इंटरमिक्सिंग एक टू वे प्रोसेस होता है, दोनों तरफ का होता है। नेट रिजल्ट हम कहते हैं, नेट फ्लो आपका जो है ना वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चल रहा होता है, इंटरमिक्स हो रहे होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, जगह खाली है तो वहां पे भी जाएंगे, वो वाला वहां पे भी जाएगा, भले वो मिक्स हो जाए, लेकिन ये इधर लेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोसेस डिफ्यूजन का घुल मिलने का टू वे प्रोसेस है, पानी के अंदर आप इंक डालते हैं, तो दरअसल आप देखते हैं कि इंक डाली, वो इंक फैल रही होती है, दरअसल आप बोलेंगे कि इंक पानी में फैल रही है, लेकिन भाई पानी भी इंक में मिल रहा है, इंक पानी में मिल रही है नहीं, पानी भी इंक में मिल रहा है। ये क्या टू वे प्रोसेस है, दोनों स्टेप्स एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। ये बात अंडरस्टैंड करो, ये जो कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ ना भाई, तुम याद रखोगे अपनी जिंदगी में कॉन्सेप्ट्स, अगर ये पकड़ लिए ना, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा
भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ये एक एक पॉइंट मेरा याद रखो। नेट रिजल्ट क्या रहता है, वो सेम रहता है। डिफ्यूजन कंटिन्यूअसली चल रही होती है, डिफ्यूजन स्टॉप नहीं होती, ये होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, कितनी तेजी से मिक्स हो रही है। अब मेरे भाई अब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है भाई, कोई चीज कितनी तेजी से डिफ्यूज होगी उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन, की कितनी तेजी से कौन सी गैस डिफ्यूज होगी। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन समझाने के लिए एक बंदा आया मैदान में जिसका नाम था ग्राम, और इसने क्या दिया, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन दिया। क्या दिया, जी लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब ये जो लॉ है, ये लॉ आपको बताता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस भाई साहब ने मेहनत करके पढ़ लिख के बड़ी जद्दोजहद करके एक लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट दी कि भाई जो रेट होता है डिफ्यूजन का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√m। आप बोलेंगे सर इतना मुश्किल कैसे आया, भाई जैसे भी आया उसको छोड़ो, बाद में इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा वीआईपी इसके लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, उसमें आधा घंटा ज़ाया हो जाएगा, छोड़ दो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि उसने नोट किया, उसने लिखा पेपर पे, उसने अंडरस्टैंड किया 1000 दफ़ा, 10 साल लगा दिए, उसने फाइनली निकाल लिया रिलेशन बड़ी मुश्किलों में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप उस बात को निगलेक्ट कर लो, ये किससे आया। तो पॉइंट बीइंग, ये रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/1/√m। इसका क्या एम, क्या एम इज द मोलर मास। अब एम को छोटा नहीं लिखा जाता, बड़ा एम लिखा जाता है, क्योंकि मोलर मास के भाई उस गैस का एक मोल का मास कितना है, मोलर मास कहते हैं mass ऑफ द 1 मोल ऑफ डेड गैस। अब जब आप इस इक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो R = K/√m आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, R√m = कांस्टेंट K। K डिनोट्स द कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। अब मेरा लाल ये क्या बताता है आपको, ये कहता है कि भाई कितनी हैवी गैस होगी, कितनी हैवी, यानी मोलर मास जिस गैस का बड़ा होगा, यानी वो एटम भी तो बहुत बड़ा होगा, तो बहुत हैवी होगा, तो वो जो डिफ्यूज होगा जितना हैवी होगा उतना स्लो होगा। आपको पता है हैवी बंदे को चलने में टाइम लगता है, स्लो स्लो चलता है। जितना छोटा होगा मैस उसका, जितना कम होगा उतना वो स्पीड से जाएगा, इतना स्पीड से जाएगा जितना जो लाइट होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सही। अब किताब को थोड़ा किताब की मंजर कशी करते हैं। सर डिफ्यूजन कहते हैं भाई मिक्सअप होना, रैंडम मोशन जो है मिक्सअप होती है, कलीजन होती है। इसमें यही मेरी वाली एग्जांपल है, स्लो होगा, H2O2 को मिक्स किया, ये किया, स्टॉक अब ओपन कर दिया, जब ओपन कर दिया तो ये आपस में मिक्स होगा, एंटर मिक्सिंग। अब मेरे लाल, आपको एक सवाल भी आएगा, सर ऐसा क्यों होता है, नेचर ऐसा क्यों चाहती है कि इक्वलिटी हो, नेचर ऐसा क्यों चाहती है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चीज़ फैले, लो से हाई में क्यों फैले, नहीं फैलती, लो से हाई में क्यों नहीं जाती। बच्चा बोलेगा सर लो में तो चीज़ है ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने रूम में थोड़ी सी यहाँ पे पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल H2 की जगह यहाँ पे थोड़े से O2 के पार्टिकल डाल देते, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हाई है, तो ऐसा क्यों नहीं होता लो से हाई में जाए। दरअसल पार्टिकल्स लो से हाई में भी जाते हैं, लो से हाई में भी जाते हैं, लेकिन लो से हाई में अगर आपके 2 पार्टिकल जाते हैं तो हाई से लो में 20 पार्टिकल चले जाते हैं, 20 चले जाते हैं, 20 यहाँ पे 2 का। तो आपका जो नेट फ्लो होता है ना, नेट फ्लो एट द एंड ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल लो में जा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो रेट है वो आपका लो की तरफ जाता है, ऐसा नहीं कि लो से हाई में नहीं जाता। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, हाई से लो में 20 क्यों जाते हैं, लो से हाई में 2 क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता, लो से हाई में ज़्यादा जाएं वहाँ से कम है। इसका आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा क्लास 12 में। क्लास 12 में आप जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट है एक वीआईपी सा, वो आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा वीआईपी मजा आएगा। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। मुझे ये बताने का रीज़न नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा ओवरलोड कर रहा हूँ, एक एंट्रोपी एक कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ेंगे जो रीज़न आपको बताता है। अगर आपको ज़्यादा बात लग रही है इसको भूल जाओ मैंने क्या बोला, लेकिन उनके लिए बोला कि जिनको फील आए कि भाई आप कोई भी साइंस के अंदर चीज़ पढ़ते हो ना, आपको उसमें यकीन नहीं करना होता, उसके पीछे रीज़न होता है। या तो ये बात होती है कि टीचर को रीज़न पता नहीं होता, या अभी तक आप फाइंड नहीं कर पा रहे होते, या आपको रिसर्च करना नहीं आती प्रॉपरली, मतलब जो आप नेट से जाके निकालो। तो भाई रीज़न हर चीज़ का होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये या तो टीचर को पता होता नहीं है, या आपको पागल बना रहा होता है, उसने मतलब जान छुड़ाने वाला काम कर रहा होता है। तो भाई हर चीज़ का रीज़न होता है, वो रीज़न जान कर जियो, ऐसे नहीं करो रट्टा मारो।
ये बताने का मकसद क्या था मेरा एंट्रोपी का, कि भाई इस कानून के पीछे भी रीज़न है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। ठीक है, अब बात आती है आपकी रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन किससे डिपेंड करता है? ग्राम्स लॉ आपको बोलता है कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट, भाई रेट आपको आर से डी या √1/√m। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो सेम टेम्परेचर पे जो सेम एवरेज काइनेटिक होती है ना, आज मालिक्यूल्स की सेम टेम्परेचर पे सेम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जितने भी मालिक्यूल्स होते हैं सेम टेम्परेचर पे, वेयर एम इज द मोलिकुलर मास। यार मोलर मास बोलो या मोलिकुलर मास बोल दो, एम इन्होंने लिया हुआ है मोलर। यार हम पूरे सिस्टम का बता रहे हैं तो हम मोलर मास ले लें तो वो बेहतर ऑप्शन नहीं है? बाय द वे मोलर मास और मोलिकुलर मास तकरीबन सेम ही है। अब देखो, मोलर मास है एक मोल पार्टिकल्स का 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास। मोलिकुलर मास है एक पार्टिकल का मास। तो ज़्यादा लो कम लो सबका बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो ये बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर है और मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है एंड v इज द वेलोसिटी, लाइटर मॉलिक्यूल्स हैव स्मॉलर m, ये वो फलाना ढिमकाना। अब देखो, एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के ई 1/2 mv²। तो हर पार्टिकल की के ई बराबर है, छोटे की भी, ज्यादा मास वाले की, कम वाले की भी। अगर जिसका m कम है तो काइनेटिक एनर्जी अगर उसकी के करने के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो v ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी का m बढ़ गया तो उसकी v को कम हो जाना पड़ेगा कि वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रख पाए। तो जैसे v कम होगी वेलोसिटी, तो उसका डिफ्यूजन का रेट भी कम होगा, वो कम तेजी से डिफ्यूज करेगा। इसको भी हमने मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन से प्रूव कर लिया, इंट्यूटिवली भी जान लिया इसको, माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग भी ले ली इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, टेम्परेचर का अब आ गया रेट। भाई टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ाता है। क्या टेम्परेचर क्या देता है? मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देता है जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांजिस्टर में बढ़ती है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाती है, वेलोसिटी को बढ़ाती है। मास तो हर पार्टिकल का कांस्टेंट रहता है, जैसे ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल इतने स्पीड से जाएंगे, उतने स्पीड से मोर फ्रिक्वेंटली जाएंगे, कोलाइड करेंगे और जाएंगे, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं डिफ्यूज होने के, भागने के, वो ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं, बड़ा हुल्ला गुल्ला मचाया हुआ है। ठीक है, स्लो स्लो चीज़ें उसके जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट की। बहरहाल कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.1 है भाई, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एवापोरेशन बॉयलिंग समझाया था बेटा। उसके सवाल आ जाते हैं भाई जब आप परफ्यूम अप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी। अगर आपको आपने लेक्चर देखा है तो मैंने ये देखा नहीं था कि ऐसी कोई असेसमेंट भी दी गई है, लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिंध बोर्ड में दी जाती है और इतने सालों से दे रहा हूँ। एक मतलब आपने भी नोटिस किया इसलिए, तो माशाल्लाह से वही एग्जाम्पल उन्होंने दे दी। दूसरा है हमारी नॉर्मल एग्जाम्पल जो ऊपर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है, जब हम स्वीट करते हैं, जब हम गर्मियों के अंदर हर कोई करता है, तो भाई स्वीट एवापोरेट होता है और उसको कूल करता है, इसका रीज़न दो। तो सवाल है रीज़न दो, बता दिया, सिंपल है, लिख के कमेंट सेक्शन में भाई लिख दो। इन दोनों सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में लिख दो, मुझे पता चलेगा वाकई में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो वाकई में करनी चाहिए मुझे। फ्री में चीज़ें आपको ग्रैंड टेस्ट का लिंक देना चाहिए, वरना तो भाई फ़ायदा नहीं है मेरी इतनी मेहनत करने का। ठीक है, दोनों का जवाब लिख दो, कोई मसला नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट्स इन मेडिसिन। मेडिसिन का डिफ्यूजन रेट में क्या है? भाई मेडिसिन जो भी आप खाते हैं ना, तो वो होती है बॉडी के अंदर डिफ्यूज़। फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया या सिरिंज ली, वो मेडिसिन है, वो मिलती है, डिफ्यूज़ होती है, पूरे बॉडी के पार्ट्स में जाती है। आपने गोली ली, वो डिफ्यूज़ होते हैं, पार्टिकल्स पूरी बॉडी में जाते हैं। भाई डिफ्यूजन रेट क्यों इंपॉर्टेंस है? भाई डिफ्यूजन रेट की आपको पता करना है कि आपकी जो गोली है उसका असर कितनी देर में पूरी बॉडी में। आपने डायक्लो उठाई, उसका असर कितनी देर में बॉडी में हो, तो वो आपके डिपेंड करते हैं। आप इसकी काइनेटिक्स को, आप उसकी प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं, वो कंसंट्रेशन करते हैं, उतना उतना आप डाइल्यूट रखते हैं सॉल्यूशन को, उतना कंसंट्रेटेड आप गोली बनाते हैं। उस जो दवा है वो उतनी कंसंट्रेटेड होती है सिरिंज के अंदर। तो वो उस हिसाब से आप जो है वो जब बनाते हैं वो इस बात को ख्याल रखते हैं कि कितने मिनट में इसका असर होना चाहिए, कब तक हो रहना चाहिए, कब तक पूरी तरीके से वो चीज़ हो जाए। भाई यही होती है जो अंडरस्टैंडिंग करवाती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की रेट की ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, जब माउथ से लेते हैं या इंजेक्टेड लेते हैं, भाई वो डिफ्यूज़ होती है थ्रू, भाई इंजेक्टिंग साइट जहाँ पे करो, या आप उसको खाएं, माउथ से स्वेलो करें। डिफ्यूजन डिपेंड करवाता है कि भाई आपका जो कितनी क्विकली वो अपने टारगेट एरिया पे पहुंचती है आपकी जो मेडिसिन है।
ड्रग मॉलिक्यूल भाई स्प्रेड होते हैं पूरी बॉडी में, उसको सेल्स तक पहुंचना होता है और उसको जहाँ पे काम करना होता है किस जगह पे जाके पहुंचे। हायर लेवल और डिफ्यूजन मतलब ये करता है कि वो जो ड्रग है वो ज़्यादा तेज़ काम करेगी और ज़्यादा जल्दी पहुंचेगी। जैसे एक फास्ट एक्टिंग ड्रग है, जैसे पेन किलर है, पेन रिलीवर, जल्दी जाती है, वो पेन को रिलीव करती है। तो काइनेटिक पार्टिकुलर थ्योरी जो होती है, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है, पार्टिकल थ्योरी जिसको कहते हैं, वो एक्सप्लेन करती है कि भाई आपके पास जो ड्रग होती है, जो डिफ्यूजन रेट होती है, वो जो इफेक्ट होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन योर ड्रग और जो आपकी सराउंडिंग टिश्यू है भाई, वो कितना कंसंट्रेटेड है, क्या चीज़ है भाई। वो जब जो इफ़ योर ड्रग इज एट हाई कंसंट्रेशन एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। एंड उसका जो अगर वो कंसंट्रेशन आपकी लो है, ठीक है, सराउंडिंग टिश्यू के अंदर उसकी कम है उस चीज़ की, मतलब फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम डाल दिया टिश्यू में कम है, वो ज़्यादा तेज़ी से जाके फास्ट जो डिफ्यूज़ करेगा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है कंपोजिशन ऑफ द ड्रग, कि भाई वो लिक्विड है, जेल है, टैबलेट है। जनरली जो लिक्विड होते हैं वो क्विकली आपके पास फैल जाती हैं, जैसे आप सिरिंज में डलवाते हैं। सॉलिड ड्रग बहुत टाइम लेती है, टूटेगी, पेट में जाएगी, पार्टिकल्स हैं और वो डिस्पर्स हो जाएंगे। और कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द, भाई कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस, भाई ये क्या भला है, किस चीज़ का नाम है, थेरेपेटिक इफेक्ट, कंसिस्टेंट ओवर टाइम, ये कैसे काम करता है यार। भाई इन लोगों ने तो चैट जीपीटी मार लिया, लेकिन आपको समझाने में मुझे इधर अच्छा खासा टाइम लग जाएगा इस चीज़ में, तो ये छोड़ दो रट्टे वाली चीज़ें। इतना पढ़ लिया, इम्पोर्टेंट है रट्टे वाली चीज़ें अभी के लेवल पे। जो बोला समझ लो, लंबी नहीं करनी, बिला वजह में अपना सर नहीं बढ़ाना, छोड़ दो इस बात को, बाद में देखना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप क्लास 12 में आ जाओ, अगर आप बायोलॉजी ले रहे हो, ठीक है, आप बायोलॉजी ले रहे हो, फर्स्ट इंटर में प्री मेडिकल ले रहे हो, आप मेरे पास आ जाना, सर आपने क्लास 10 में ये बात बोली थी। जब आपका लेवल हो जाएगा मैं आपको समझा दूंगा ग्रेड 11 के अंदर। बायो जब उठा लो ना, फिर इंजीनियरिंग आपको इस बात को करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहरहाल सो यही था कि था हमारा ये कॉन्सेप्ट।